Hello, friends. I hope you are doing great, and I'm here in front of you with some history question. It might be beneficial for your exam because it's a vast syllabus and it can come any exam. The question would be of the current affairs, but in the background of the history. Nowadays, in each and every exam, such type of questions are coming, and the language of the video would be bilingual. Let's get started. The first question: Azamgarh proclamation is associated with which of the following? आजमगढ़ उद्घोषणा निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित थी? वेल्लोर म्यूटनी ऑफ 1866, 1806 एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, दिल्ली दरबार 1877 और डेक्कन राइट्स ऑफ 1875. द करेक्ट आंसर इज बी. आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन 1857 की क्रांति से संबंधित थी और दिल्ली गजट में भी इशू हुई थी. मुगल एम्परर जो बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के टाइम पे थे और उन्होंने सिपाही रोज अगेंस्ट जो सिपाही थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़े हो गए थे. उन्होंने टायरनी इज ए वर्ड लाइक कोई अपनी मनमानी करता है, गरीबों से सताता है, दैट इज टायरनी. एंड ऑपरेशन ऑफ द ट्रीचियस जो धोखा करना, ट्रीचरी बोलते हैं उसको. एंड इट वर्कड एज ए मैनिफेस्टो टू विन सपोर्ट द इन्फ्लुएंस गॉड. लाइक इस जो आंदोलन से जमींदार का सपोर्ट मिला, सोल्जर्स एंड कॉमर्शियल क्लासेस का सपोर्ट मिला. तो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन 1857 की क्रांति के समय में हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री ए टाइगर रिजर्व हैज टेकन अप ट्रेनिंग ऑफ टाइगर कब. ये कहना चाह रहा है कि एक टाइगर का जो बच्चा है उसको ट्रेनिंग दी जा रही है. नेचुरली हंट, उसको शिकार करना सिखाया जा रहा है. और यह इनिशिएटिव कहाँ पे हो रहा है, कौन से टाइगर रिजर्व में हो रहा है? ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व और नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व. द आंसर इज सी, पेरियार टाइगर रिजर्व. पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है और पेरियार एक वहाँ पे नदी है. अब बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि पेरियार नदी कहाँ की है. ये केरला की एक नदी है, उसके नाम पे एक टाइगर रिजर्व है और वहाँ पे एक टाइगर के कब को ट्रेनिंग दी जा रही है नेचुरली हंट, प्राकृतिक रूप से शिकार करने की. और जो ये टाइगर रिजर्व है 1978 में एग्जिस्टेंस में आया, 1978 में आया. एंड द 13 क्वेश्चन इज with reference to the various perspective of the formation of the Indian National Congress of 1855, which of the following statements? जो 1885 में नेशनल कांग्रेस आई थी उसके कारण क्या क्या थे, उसके बारे में पर्सपेक्टिव लाइक जो हमारे नेता थे उनके विचार क्या धारा क्या थी उसके बारे में. जैसे लाला लाजपत राय, फर्स्ट ऑप्शन इज लाला लाजपत राय बिलीव्ड इन द सेफ्टी ऑफ द वॉल थ्योरी. लाला लाजपत राय वो सोचते थे कि एक वाल सेफ्टी वाल के रूप में काम कर रही है, इसलिए उन्होंने बनाया है. और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाज बाय गिवन बाय आर.पी. दत्त. आर.पी. दत्त कह रहे थे कि ये एक षड्यंत्र की थ्योरी है के बेस पे बनाई गई. और लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी वाज प्रोपोनेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, हमें चुनना है. डी आंसर है, ये तीनों ठीक हैं. जैसे हमें पता ही है कि 1885 में ह्यूम के साथ में इंडियंस इकट्ठे होके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी 1885 में. ह्यूम क्या था, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सिविल सर्वेंट था. उसके बाद अपने घर नहीं गया, यहाँ इंडिया में ही रहने लगा. तो बहुत सारे जो लीडर हैं हमारे वो इकट्ठे हो गए, उसके पास गए क्योंकि वो अंग्रेज लीडर था. पर उसका थोड़ा सा इंडियंस के लिए थोड़ी सी उसके दिल में दया थी, तो उसने सोचा कि मैं इनका साथ दे देता हूँ और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई. तो ह्यूम जो फॉर्म कांग्रेस एज ए सेफ्टी वाल रिड्यूसिंग द ग्रोइंग ऑफ द डिसकंटेंट ऑफ, जो हमारे भारतीयों में ना डिसकंटेंट हो रहा था, मतलब मतभेद हो रहे थे, उसके लिए ह्यूम के साथ मिलके 1885 में ये नेशनल कांग्रेस बना दी, इंडियन नेशनल कांग्रेस. और लाला लाजपत राय ने इसको थ्योरी को प्रोपाउंडेड किया. प्रोपाउंडेड मतलब उसको सम्मान दिया, उसने ये बताया कि ये ऐसे है. एंड द सेकेंड ऑप्शन इज द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन आर.पी. दत्त. उसने कहा कि जो मार्क्सिस्ट होते हैं, मार्क्सिस्ट एक विचारधारा होती है जिसमें क्या होता है
कुछ जो गिने चुने आदमी होते हैं जो सरकार की पॉलिसियों से खुश नहीं होते, तो वो उसके खिलाफ हथियार उठा के बात करते हैं, उनको मार्क्सिस्ट बोलते हैं। और आरपी दत्त भी उनमें से एक थे। वो कहते थे एक षड्यंत्र की थ्योरी है, क्योंकि पता ही हमें, क्योंकि वो षड्यंत्र की थ्योरी बता रहे थे कि ये अंग्रेजों का इंडियंस को दबाने के लिए एक षड्यंत्र की थ्योरी है कि इसके सहारे लगे रहेंगे और हम देश छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा अंग्रेजों को। एंड द थर्ड वन इज गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1913 में ये बोला कि लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी है, कि जैसे लाइटर हम गैस में यूज करते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी मतलब ये चिंगारी है, चिंगारी दे दी लोगों के नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स को, कि उनके जो देश की भावना के विचारधारा उसको आग लगा दी, और ये यही से देश की आज़ादी की लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। एंड द 14th क्वेश्चन इज लाइक कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक साइड वार दी हुई है, एक साइड ट्रीटी दी हुई है। अब ये बोला गया कि जो फर्स्ट कर्नाटिक वार थी उसके बाद में जो ट्रीटी हुई वो एक्सला चैपेल की ट्रीटी हुई। ये जैसे कर्नाटिक वार चली थी 4, जो कि हमारे साउथ इंडिया में चली थी, क्योंकि इसके बीच में अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसी के बीच में, जैसे अंग्रेजों की तरफ से तो ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही थी और फ्रांसी की तरफ से फ्रांस कंपनी लड़ रही थी। और ये सेकंड ऑप्शन है कि सेकंड कर्नाटिक वार पीस ऑफ पेरिस, उसके बाद पीस ऑफ पेरिस हुई। और थर्ड है थर्ड कर्नाटिक वार उस ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ खत्म हुई। तो देखते हैं इसमें कौन सा ठीक है। इसमें बी ठीक है, फर्स्ट ओनली, लाइक एक्सला चैपेल द फर्स्ट कर्नाटिक वार फॉर नियरली 20 ईयर, 20 सालों तक अंग्रेज और फ्रेंच साउथ इंडिया में लड़ते रहे, क्योंकि अपना एस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पे अपने आप को। इम्ब्रोइल होता है उलझा हुआ। इन ए बीटर वार इन द साउथ इंडिया ए सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स पॉपुलरली नोन एज कर्नाटिक वार। कर्नाटिक वार 20 साल चले, साउथ में चले, और ये उलझे रहे अंग्रेज और फ्रांसीसी। 1740 टू 63, मतलब लगभग 1740 से 60 के 20 साल हो गए, तो वो उसमें झगड़ते रहे। अब ये फर्स्ट कर्नाटिक वार केम टू एन एंड, समाप्त हुई, तो एक्सला चैपेल साइंड एंड ऑफ द वार ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन। एक्सला चैपेल फ्रांस में एक जगह है, तो उसके नाम पे एक संधि हुई, तो उसको बोलते हैं एक्सला चैपेल संधि। वहाँ पे संधि हुई थी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बारे में, क्योंकि इन कर्नाटिक वार में क्या होता था, एक लड़ाई में तो फ्रांसीसी जीत जाते थे, एक लड़ाई में अंग्रेज जीत जाते थे, तो वो संधि करते थे। फिर क्या कहते थे, चलो हम कॉमन थोड़ा थोड़ा एरिया ले लेते हैं, हम रूल करते रहेंगे। फिर थोड़े दिन बाद उनके क्या मराठा सपोर्ट कर देते थे, या फिर वो उधर से हैदराबाद का सपोर्ट ले लेते थे, तो दोबारा से फाइट होती थी। और फिर जैसे ऐसे 4 लड़ाई हुई थी, तो लास्ट में फिर क्या हुआ, 4th लड़ाई के बाद अंग्रेज ही इसमें डोमिनेंट रहे, और वो ही अपना यहाँ पे एस्टेब्लिश कर पाए अपने आप को। द सेकेंड इज लाइक ए सेकेंड कर्नाटिक वार वाज कंक्लूडेड विद द ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, मतलब जो दूसरी कर्नाटिक वार हुई थी उसके ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी के साथ समाप्त हो गई थी। और थर्ड थी जो ऑफिशियली 1763 में ख़त्म हुई, तो किसका, ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू ख़त्म हुई थी। The 15th question is like with reference to पेशवाज कंसिडर द फॉलोइंग। हमें पता है कि मराठा पेशवा थे, मराठा अपने जो वहाँ पे राज करते थे उनको पेशवा बोलते थे। जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में एक पेशवा रहता था, तो उसके पेशवाओं के बारे में ये क्वेश्चन है। बालाजी विश्वनाथ सिक्योर्ड द फॉर द मराठा द राइट टू कलेक्ट चौथ और इन द 6th प्रोविंस ऑफ द डेक्कन फॉर द मुगल्स। बालाजी विश्वनाथ एक पेशवा थे, उन्होंने क्या किया, सिक्योर्ड फॉर मराठा, मराठाओं के लिए एक चौथ और सरदेशमुखी। चौथ होता था 1/4 एंड सरदेशमुखी होता था 1/10। जैसे भी कोई भी राज्य जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है, कमाई हो रही है, उसकी 1/10 मुगल को मराठा को देना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे मराठा साउथ में अपना डोमिनेंस बना चुके थे, वो नॉर्थ की तरफ कूच करने वाले थे। तो इससे डरते हुए मुगल उसको अपना 1/4 रेवेन्यू देते थे, जो भी वहाँ पे लोकल राजा थे। एंड द सेकेंड वन इज बालाजी बाजीराव वन वाज द आल्सो नोन एज हैंदवा धर्मादोरक, मतलब हिंदू धर्म का बालाजी बाजीराव क्या वो बोला जाता था, रखवाला। एंड द थर्ड वन नाना साहिब शिफ्टेड द सीट ऑफ द मराठा पावर फॉर्मली टू पूना। मराठा पावर की उसने नाना साहिब ने पूना में
शिफ्ट कर दी थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये हमें ध्यान रखना कि करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा। इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है। आंसर देख लेते हैं इसका। फर्स्ट आंसर ठीक है, इसका मतलब केवल दूसरा ऑप्शन ठीक है। सॉरी, इसमें मे बी बाई रॉन्ग। हाँ, ओ ओके, आई गॉट लाइक दे आस्क फॉर द इनकरेक्ट आंसर। लाइक फर्स्ट, जो बालाजी विश्वनाथ थे, टुक प्लेस ऑफ एडवांटेज ऑफ द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मुगल ऑफिशियल टू इंक्रीज द मराठा पावर। जो मराठा पावर थे उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहता था, सॉरी, जो मुगल थे उनके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहता था। जैसे एक भाई दूसरे भाई के साथ लड़ता था कुर्सी के लिए, क्यों ईच एंड एवरी पर्सन वांट टू बी डोमिनेंट एंड वांट टू बी किंग, एंड द फिलोसफी वाज सेम, द आवर हिस्ट्री showed us, like nowadays also same thing is happening in the society. Each and every politician want to become the shareholder and they don't want to think about the normal people. The same thing, let's leave this topic. The first word is like बालाजी विश्वनाथ took full advantage. बालाजी विश्वनाथ थे, उसने पूरा फायदा उठाया। मुगल्स में अपने आप लड़ते रहते थे, मराठा पावर डोमिनेंट हो गई, तो उसने क्या कहा, ही सिक्योर्ड मराठा किंग ऑफ द राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी इन 6 प्रोविंस ऑफ डेक्कन। जो 6 राज्य थे उनमें उसको चौथ और सरदेशमुखी लेने की परमिशन मिल गई थी। बालाजी, बालाजी से याद रखते हैं, बालाजी भगवान, बालाजी विश्वनाथ। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, दैट छत्रपति शिवाजी महाराज अज्यूम द टाइटल ऑफ हैंदवा धर्मादो, which means the protector of the Hindu faith. Like छत्रपति शिवाजी, अब हमें याद रहेगा छत्रपति शिवाजी महाराज। आप जैसे पेशवा अपने आप को महाराज बोलते थे, तो जो छत्रपति शिवाजी थे उसको धर्म, हिंदू धर्म का रक्षक बोला गया है। यही इनकरेक्ट है और यही आंसर ठीक है उस, क्योंकि उसमें इनकरेक्ट पूछा गया। एंड द थर्ड वन इज बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव आल्सो नोन एज नाना साहिब। अब बालाजी बाजीराव को नाना साहिब बोला जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया कम्पिटिटिव एग्जाम में। एज वाज द पेशवा, 1740 से 1761 के बीच में पेशवा थे। आफ्टर द किंग साहू डेथ, राजा साहू की डेथ हुई 1749 में, ये हेड बन गए वहाँ के मराठा पावर टू पुनः, उसने मराठा पावर को शिफ्ट कर दिया। तो इससे हमें क्या नॉलेज मिली कि बालाजी विश्वनाथ थे जो, वो सरदेशमुखी और चौथ कलेक्ट करते थे मुगलों से, उसने फ़ायदा उठाया मुगलों की लड़ाई का। दूसरा क्या है कि जो अपने छत्रपति शिवाजी थे उनको धर्म, हिंदू धर्म का रक्षक बोला जाता है। और बालाजी बाजीराव थे जो, उनको नाना साहिब भी बोला जाता था। उन्होंने अपनी पावर शिफ्ट कर दी थी पूना में, पूना में हेडक्वार्टर बना दिया था अपनी पावर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक साइड में ऑर्गेनाइजेशन या मूवमेंट दिए हुए हैं और दूसरी साइड में फाउंडर दिए हुए हैं। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच। हमें यहाँ जरूर देखना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। प्रार्थना समाज, बाबा दयाल दास, मतलब इनका कहना है कि फाउंडर कौन था प्रार्थना समाज का। कल हमने पढ़ा था प्रार्थना समाज का तो पांडुरंग था, आत्माराम पांडुरंग था। तो सेकंड आर्य समाज, हमें पता है आर्य समाज का कौन था, दयानंद सरस्वती था। और सत्योदक समाज सावित्री बाई फुल्ले। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये सावित्री बाई फुल्ले जो थी, सावित्री बाई फुल्ले, एंड ये इसका आपको ये पता चलेगा कि ये एक लोअर कास्ट से होते हुए भी सबसे इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशनिस्ट थे जो हमेशा लोअर कास्ट के बारे में बोलते थे। और ये जो हस्बैंड वाइफ थे इनका एक, इसने क्या है, इसके ये एक विधवा थी, इसके हस्बैंड ने इससे शादी की थी। और ये बहुत, उसके नाम पे अपना कॉलेज भी है महाराष्ट्र में। और निरंकारी मूवमेंट आत्माराम पांडुरंग, ये गलत है। तो हम देखते हैं क्या आंसर इसका ठीक है। जो प्रार्थना समाज है
1867 में बॉम्बे में बनाया गया था आत्माराम पांडुरंग ने बनाया। इट वॉज द ऑफ शूट ऑफ द ब्रह्मो समाज। यस, हमने कल पढ़ा था कि ब्रह्म समाज को पहले आत्म समा भी बोला जाता था, आत्म सभा, और उसको बाद में ब्रह्मो समाज का नाम दिया। रिफोर्समेंट मूवमेंट, रिफॉर्म मतलब सुधार मूवमेंट था विद हिंदुइज्म एंड कंसर्टेड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स लाइक इंटरडाइनिंग। इंटरडाइनिंग मतलब पहले क्या, नीची जातियों को साथ में बैठ के खाना नहीं दिया जाता था, तो इंटरडाइनिंग बोला गया इसमें। और इंटर मैरिज, विडो रीमैरिज, अपलिफ्ट ऑफ द वुमेन एंड डिफरेंट क्लास, डिप्रेस का। आप इसको याद रख सकते हो, प्रार्थना की, मतलब ये आदमियों से प्रार्थना करते थे कि आप ऐसे ऐसे ना करो, विडो रीमैरिज करो, सपोर्ट करो, इंटरकास्ट मैरिज करो, और जो सोसाइटी में दिक्कत है उनको, मतलब सबको संयम अधिकार मिलना चाहिए। एंड द सेकंड इज करेक्ट, लाइक इफ आई विल टॉक अबाउट द आर्य समाज। आर्य समाज हम सबको पता है कि दयानंद सरस्वती इसके फाउंडर थे। ये बॉम्बे में 1875 में बना। ही बिलीव्ड दैट वेदास वर द सोर्स ऑफ नॉलेज। जो स्वामी दयानंद ने कहा कि ये वेदा हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज हैं। हिज मोटो बैक टू द वेदा, जो अब हमें याद रहेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला कि बैक टू वेदास, वेदास में जो कहा गया उसके साथ वापस जाओ। और उसने कहा अगेंस्ट आइडियल वर्शिप, आइडल मतलब वो मूर्ति पूजा का खंडन किया, और चाइल्ड मैरिज को भी रोकने का कहा, और कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन दी बर्थ, मतलब कास्ट सिस्टम बर्थ बेस पे होना चाहिए, ऑक्यूपेशन बेस पे होना चाहिए। ही एनकरेज इंटर कास्ट मैरिज एंड विडो रीमैरिज। उसने इंटर कास्ट मैरिज को सपोर्ट किया और विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया। एंड द थर्ड ऑप्शन इज द सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले एंड सावित्री बाई फुले। मतलब क्या है, सावित्री तो ज्योतिबा फुले की वाइफ थी, ये एक रिफॉर्मिस्ट थे लोअर कास्ट से, और सावित्री बाई उनकी वाइफ थी। तो ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि उसमें बोला गया सावित्री बाई फुले, नहीं, इसमें ज्योतिबा फुले ने इसको केम फाउंड किया था 1873 में। सत्यशोधक, सत्य को दो देने वाला, सत्य सामने लाने वाला। ही बिलोंग्स टू ए लो कास्ट फैमिली इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नीची जाति से थे। ही वॉज लॉन्ग लाइक स्ट्रगल अपर कास्ट डोमिनेशन, मतलब अपर कास्ट का जो प्रभुत्व था, जब उसने ब्राह्मिकल सुपरमेसी, जब ब्राह्मणों को ऊपर माना जाता था, ये नीचे जात का था, तो इसने उसके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें की। और इसका बहुत फेमस है, आप महाराष्ट्र के किसी भी बच्चे से पूछोगे तो वो बहुत कुछ बता देगा आपको। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज लाइक Baba Dayal Das founded the Nirankari movement. He insists the worship of the God as the Nirankari formula. मतलब क्या है, बाबा दयाल दास जो उसने निरंकारी, हमें भी याद रख सकते हैं कि निरंकारी आजकल हमेशा महाराज जियों ने एक वैसे भी संघ बना रखा है, तो पहले भी ऐसे ही था, जिसने इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्शिप ऑफ द गॉड एज ए निरंकार फॉर्मलेस, मतलब उसने कहा कि निराकार, भगवान की कोई आकृति नहीं है और उसकी हमें पूजा करनी चाहिए, एक पावर है वो निरंकारी, जो बाबा दयाल दास, हम बाबा से याद रख सकते हैं इसको। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द वघई बिलीमोरा हेरिटेज ट्रेन विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली, लाइक एक वघई बिलीमोरा हेरिटेज ट्रेन है, उसके बारे में पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 ऑप्शन दिए। इट वाज स्टार्टेड बाय द गायकवाड़ डायनेस्टी। डायनेस्टी होता है कि मतलब राजवंश। चलिए 17वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द विच with reference to the Waghai Bilimora heritage train which was in the news recently, what consider the following statement। एक वघई बिलीमोरा हेरिटेज ट्रेन चलती है जो कि वेस्टर्न पार्ट में चलती है, कि गुजरात से चलती है, कि ये बोला। और तो उसमें क्या है, अपनी इंडियन रेलवे ने ये कहा था कि जो भी वेस्टर्न साइड में ट्रेनें चल रही हैं नैरो गेज की, उनको बंद कर देना चाहिए, वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अभी क्या है, गवर्नमेंट ने एक पहले बोल दिया, पर इंडियन रेलवे ने बाद में विचार किया, क्योंकि इसको 2018 में इंडस्ट्रियल हेरिटेज बता दिया गया था, तो इसको स्टॉप करना तो देश के लिए एक शान की बात नहीं होगी। तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन ठीक है, बिकॉज
ये अब रिवोक हो गया, पहले ये डिसाइड किया गया था कि ये बंद हो जाएगी। लाइक द करेक्ट आंसर इज सी, द वैघई बिलीमोरा हेरिटेज ट्रेन वाज started by the Gaikwad dynasty in 1913. It was ruled the princely state of Baroda. बड़ौदा गुजरात में है और जो इसने चलाई हुई थी, प्रिंसली स्टेट ने चलाई हुई थी। और ये वघई बिलोमोरा हेरिटेज ट्रेन है, वह इंडस्ट्रियल हेरिटेज उसको बताया गया 2018 में। और लाइक द वेस्टर्न रेलवे हैज़ डिसाइडेड नॉट टू स्टॉप, वेस्टर्न रेलवे है जो उसने नॉट टू स्टॉप किया, क्योंकि ये 107 सालों की पुरानी ट्रेन है, ये सर्विस दे रही थी। अर्लियर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैड इशूड ए लेटर टू द वेस्टर्न रेलवे ऑर्डरिंग परमानेंट क्लोजर अनकम्युनिक ब्रांच लाइक एंड नैरो गेज। यही मैं बोल रहा था कि नैरो गेज जो है उनको बंद करने के लिए बोला गया था इंडियन रेलवे, पर वेस्टर्न रेलवे ने इसको बंद नहीं किया। बाद में द ऑर्डर वाज रिवोक्ड, इट सर्विस विल बी कंटिन्यू, इसकी सर्विस अभी भी कंटिन्यू है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 एंड which of the following personality strict the economic policy of the British in India? strict is a आलोचना करा, critic like भास्कर पांडुरंग तारकदार तरखंडकार and the गोविंद वर्चुअल कुंटे and रामकृष्ण विश्वनाथ। द करेक्ट आंसर इज डी 1 2 3। चलो इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इन 1847 द सर्टेन महाराष्ट्रियन इंटेलेक्चुअल सच एज भास्कर पांडुरंग तारकंडर, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, तारकदार एंड गोविंद विठल कुंटे, पॉपुलरली नोन एज बाहू महाजन, रामकृष्ण विश्वनाथ क्रिटिसाइज द ब्रिटिश रूल ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट इंडिया पर्टिकुलर बाय ड्रेनिंग रिसोर्सेज। जो 1840 में महाराष्ट्र के कुछ बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिसके भास्कर पांडुरंग नाम हो गया और दूसरा गोविंद विठल कुंटे हो गया। और ये क्या थे, इनको गोविंद विठल कुंटे को बाहू महाजन भी बोला जाता था। और रामकृष्ण विश्वनाथ, 3 आदमी थे जो क्रिटिसाइज किया ब्रिटिश रूल को, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइट जो शोषण किया गया था, पर्टिकुलरली बाय दी ड्रेनिंग इट रिसोर्सेज। मतलब 1840 में 3 आदमी थे, उन्होंने बोला गया कि अंग्रेज अपने देश को लूट के ले जा रहे हैं, और इनका नाम हमने बता दिया, भास्कर पांडुरंग और गोविंद विठल, और थर्ड वन रामकृष्ण विश्वनाथ क्रिटिसाइज द ब्रिटिश रूल ऑफ द इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइट इन द वर्ल्ड। एंड द लाइक ऑप्शन पढ़ते हैं, द फर्स्ट सेकंड थर्ड all 3 are correct. Bhaskar Panduram Tarakhandkar argued that destruction of the indigenous industry resulted in poverty and misery. जो इंडस्ट्रियों को उन्होंने तोड़वा दिया था, तो उनमें गरीबों में और जो कला काम करते थे उनमें क्या होगा, पावर्टी आ गई और दुख आ गया। He also criticized no traffic policy of the colonial government whereby British goods were focused upon the India without paying any duty. उन्होंने कहा कि जितने भी उनको बुराई की क्रिटिसाइज़ किया कि टैरिफ पॉलिसी जो कर ले रहे थे वो उस कॉलोनियल गवर्नमेंट के जो क्या थे, जो यहाँ पे जैसे वो अपनी गुड्स बिना कर के बेच रहे थे और हम जो बेचते थे उन पे कर लगाते थे, उसका उसने बुराई की है भास्कर पांडुरंग ने। और सिमिलरली गोविंद विठल कुंटे थे, उन्होंने कहा कि जो इम्पीरियलिस्ट, मतलब जो इम्पीरियल बोलते हैं पुरानी चीज़ को, विंटेज या कोई भी, जैसे उनको हम अंग्रेजों को इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी बोलते हैं, उनकी वेजिंग वार्स एंड चार्जिंग दैम ऑन द इंडियन ट्रेजरी। मतलब हमारे देश में उन्होंने लड़ाइयों को रेज किया है और उन्होंने इंडियन का ट्रेजरी खजाना लेके चले गए हैं, विच लेड टू द ड्रेन वेल्थ ऑफ द फ्रॉम इंडिया। एंड द थर्ड इज रामकृष्ण विश्वनाथ attributed Indian poverty mainly to the drain of the wealth and the adverse balance of the trade। इन बातों को हमें पता ही है कि जो अंग्रेज थे यहाँ देश से धन लूट के जा रहे थे, और बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या था, वो अपनी जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थी वो यहाँ आके बिना मतलब उसके कर के बेचते थे, कोई टैक्स नहीं लगने देते थे, और जो हमारी जो चीज़ वहाँ बाहर जाने बिकने जाती थी तो उन पर वो टैक्स लगाते थे। तो बस हमें मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, तीनों के नाम याद रखने हैं कि रामकृष्ण विश्वनाथ थे और इसने ये बात बोली, और गोविंद विठल कुंटे ने ये बात बोली, और तीसरा था पांडुरंग
भास्कर पांडुरंग। 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन में which of the following statements regarding the administration of the Bengal province during 18th century in that are correct? Nazim was the executive and military head of the province, whereas Diwan was responsible for the revenue administration. 1800 जो ईस्वी में जो क्या था उसके एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसका जो एडमिन का काम था उसका बंगाल का प्रोविंस के बारे में कुछ पूछा गया है। तो उसके 3 ऑप्शन है कि नजीम किसको बोलते थे, मिलिट्री के हेड को बोलते थे, दीवान किसको बोलते थे, रिवेन्यू जो कर इकट्ठा करता था उसके एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते थे, दीवान वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द निज़ाम। मतलब दीवान जो होता था, दीवान जैसे जो पैसे इकट्ठे कर टैक्स इकट्ठा करता था वो इंडिपेंडेंटली अकेला काम करता था ऑफ द निज़ाम। एंड द अलीवर्दी खान बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस एंड टू होल्ड द पोस्ट ऑफ द नजीम एंड दीवान साइमल्टेनियसली। जैसे क्या है अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीएम, लाइक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है जैसे जो कर इकट्ठा करता है, पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीएम की भी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी, नायक की भी, न्याय से रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी। तो अभी जैसे पहले ये बोला गया कि हम बहुत सारी चीज़ें आज भी ना अंग्रेज़ों के बनाए हुए फॉलो कर रहे हैं। लाइक जैसे क्या था, इसके आंसर है इसका सी, फर्स्ट एंड सेकेंड इसके ठीक है। लाइक नजीम गवर्नर को बोलते थे, गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव एंड मिलिट्री हेड ऑफ द प्रोविंस। जो सेना का मेन गवर्नर होता था, गवर्नर को पहले नजीम बोलते थे। जो सूबा प्रोविंशियल फॉर द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, दीवान वाज इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस। जो कर इकट्ठा होता था दीवान इकट्ठा करता था। अब हमें पता चल गया दीवान कर इकट्ठा करता था और नजीम जो गवर्नर बोलते हैं उसको वो मिलिट्री का हेड होता था। टू चेक इंश्योर द बैलेंस इन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, टू इंश्योर चेक एंड बैलेंस इन द प्रोविंशियल, द टू की ऑफिसर। यही बात बोलेगी कि नजीम था जो दीवान था, 2 अपॉइंटेड किए गए थे मुगल एम्पर के बाद, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू हिम द दीवान वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द, मतलब दीवान का अलग काम था और नजीम का अलग काम था। ये गलत है कि जो फारूक सियार अपॉइंटेड द मुर्शिद कुली खान ऑलरेडी ए दीवान एज इन नजीम ऑफ द, दस ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर टू होल्ड द पोस्ट ऑफ द नजीम एंड दीवान साइमल्टेनियसली। तो इसमें क्या है, फारूक सियार अपॉइंटेड मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान पहले ही दीवान था, उसको नजीम भी बना दिया किसने, फारूक सियार ने। और इसमें पहले क्या कहा गया था कि अली वर्दी खान ऐसा था कि जो दोनों पावर संभाली थी, नहीं ऐसा नहीं, अली वर्दी खान नहीं था, इसमें क्या था, मुर्शिद कुली खान। लेट्स सी 20th क्वेश्चन। With reference to the Islamic reformist and revivalist movement during the 19th century, which of the following statements is correct? The Aligarh movement was started by the Muslim ulemas to keep alive the spirit of jihad against the foreign rulers. The Deoband movement was started by the Sir Ahmad Khan for the social and educational advancement of the Muslim in India. इसमें यह पूछा गया 19वीं शताब्दी में जो इस्लामिक मुस्लिम धर्म के रिफॉर्मेट सुधार करने वाले और उत्थान करने वाले जो थे मूवमेंट, उनके बारे में सच क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। लाइक इन्होंने अपोजिट दे दिया है, क्योंकि जो सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने क्या कहा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई थी। उनका कहना यह था कि मुसलमानों को एजुकेशन लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और जो देवबंद मूवमेंट था वो क्या चलाया गया था, मुस्लिम उलेमास द्वारा चलाया गया था कि जिहाद की अगेंस्ट फॉरेन रूल, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद की मोटिवेशनल थिंकिंग चलती रहे। तो इसके दोनों ही इनकरेक्ट हैं, आंसर देख लेते हैं। बोथ आर इनकरेक्ट। आई थिंक today is enough, and I hope it would benefit most of us, and I will come tomorrow with new questions. Hope you guys liking my initiative and support and subscribe my channel. Thank you friends.